हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत, उस चैप्टर का हम लोग जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है कि इस चैप्टर में जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों होंगे, साथ में आंसर भी होगा जो एग्ज़ाम से आने वाले होंगे। और इतना पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर से और कुछ थ्योरी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के अपने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी की परिभाषा दें तथा इनकी विशेषताओं का विवेचन करें। साझेदारी यानी पार्टनरशिप क्या होता है तथा इसकी विशेषताओं का विवेचन करना है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसी संस्था को साझेदार कहा जाता है। तो साझेदार क्या कहलाता है? तो साझेदार जब भी कोई दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यापार को या किसी भी व्यवसाय या किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं, लाभालाभ को उसके साथ बांटने का, अपने सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 5 मार्क्स में एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदार उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलता हो। मतलब जब भी व्यवसाय कोई स्टार्ट किया जाता है, जब भी साझेदारी पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है, तो मान लीजिए कि 5-10 लोग मिलकर एक व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, तो उस व्यवसाय में ऐसा होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति जो है वह सबकी तरफ से चलता है, मतलब उसकी बात जो हो वह सभी लोग मानते हों। ठीक है, उस व्यवसाय में ऐसा एक व्यक्ति अवश्य ही होना चाहिए। इस तरह तो व्यवसाय सभी लोगों की मन से खोला जाता है, ओपन किया जाता है, ताकि सभी लोगों की मर्जी से और सभी लोग अपने अपने दायित्व तो अच्छे से संभालें। ठीक है, देखिए, इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। साझेदारी है उसको निर्धारित करने के लिए कुछ शर्तें, यहाँ पर 3 शर्तें दी गई हैं। चलिए हम लोग उसको जानते हैं। फर्स्ट नंबर शर्त है कि सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना जरूरी है। सभी जो साझेदार हैं उनके बीच अनुबंध होना जरूरी है। सेकंड है, समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। जो भी व्यवसाय में समझौता होगा या ठहराव होगा वह क्या होगा? तो लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। कोई व्यवसाय ओपन किया तो प्रॉफिट के लिए ओपन किया जाता है, तो क्या होगा? तो जो भी उसमें समझौता होगा वह क्या होगा? तो प्रॉफिट के उद्देश्य से होना चाहिए। थर्ड नंबर है, व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं। व्यवसाय का जो संचालन है वह सभी लोग, सभी पार्टनर्स मिलकर कर सकते हैं, उन्हें साझेदार कहा जाता है। वस्तुतः साझेदारी संगठन स्थापित करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। साझेदारी संगठन स्थापित करने वाले व्यक्ति, मतलब जो भी साझेदारी संगठन स्थापित करते हैं वो व्यक्ति साझेदार कहलाते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति पूंजी अपनी लगाता है, अपना दायित्व तो लेने के लिए तैयार होता है, वह साझेदार कहलाता है। और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से साझेदार का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। जिस नाम से भी साझेदारी जो है, कोई भी व्यवसाय है उसको ओपन करते वक्त क्या किया जाता है? तो उसका एक नामकरण किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है कि हाँ हमारे इस व्यवसाय का ये नाम होगा, तो उस नाम को क्या कहता है? फर्म का नाम कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है साझेदारी संलेख क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? देखिए, इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो
हमारे इस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। देखिए, साझेदारी की पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो देखिए, साझेदारी के बारे में हमने समझ लिया कि पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कि साझेदारी कैसे ओपन किया जाता है। तो सभी लोग 2 या 2 से अधिक मिलकर साझेदारी ओपन। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, यानी साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी जो संलेख है, सभी लोग पार्टनर्स में आपस में मतभेद न हो या आपस में प्रॉफिट के लिए कोई परेशानी ना हो, किसी के दायित्व के लिए कोई परेशानी ना हो, उसी के लिए यह जो है वह बनाया जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। कि किसी भी जो साझेदार होंगे उनके बीच कोई भी परेशानी न आए, ठीक है। देखिए, साझेदारी की पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है। तो साझेदारों के बीच कोई भी परेशानी न हो, उनका दायित्व हो, उनका प्रॉफिट जो हो, वह उनके बीच लिखित अनुबंध रहेगा कि हाँ, इस पार्टनर्स को इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, इनका इतना अधिकार होगा। वह क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड में ऐड कर दिया जाएगा, मतलब लिख दिया जाता है, ताकि कोई भी पार्टनर्स आपस में मतभेद न पैदा करें, जिसे क्या कहेंगे, तो साझेदारी संलेख या विलेख यानी पार्टनरशिप डीड कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साझेदारी संलेख की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है, जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारी की पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है, तो साझेदार द्वारा लिखित या पंजीकृत, अपंजीकृत समझौता प्रलेख। देखिए, पार्टनरशिप डीड में हम लोग सिंपल समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन से पार्टनर को क्या करने हैं, क्या उसका कर्तव्य है, तथा उसको क्या हमेशा करना है, कितना उसे रेशियो दिया जाएगा, ये सारा उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाता है कि किस पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा, ठीक है। किस पार्टनरशिप को कितना दिया जाना है, या उसके बारे में वहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, साझेदारी संलेख स्पष्ट होना चाहिए। जब भी साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड बनाने चाहिए तो वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि हाँ, यह साझेदारी संलेख स्पष्ट सभी पार्टनर्स के लिए वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न न हो। साझेदारी संलेख विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए। साझेदारी संलेख पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है। इसमें फर्म का नाम, व्यवसाय की प्रकृति, फर्म की अवधि, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, ब्याज की दर, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण, साझेदारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण तथा साझेदारों द्वारा लिए जाने वाले ऋण, उस पर ब्याज की दर, साझेदारों द्वारा आहरण, साझेदारों की परिस्थिति, ये सारी जो जानकारी होती हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, वह क्या होगा, वह सारी जानकारी पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं, ताकि बाद में चलकर आगे चलकर कोई परेशानी किसी भी पार्टनर्स को ना हो। यहाँ पर देखिए दिया गया, अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा, मतलब कोई भी अगर पार्टनर्स है वह अवकाश ग्रहण करते हैं, कोई भी मृत्यु की दशा होती है, तो उसके साथ कौन सा रेशियो कितने किसके साथ बांटे जाएंगे, उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिख दिए जाते हैं। देखिए, उसकी साझेदार को कितना कमीशन देना है तथा कितना वेतन देना है, इस राशि के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। पार्टनरशिप डीड में हमने समझ गए क्या क्या किया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी साझेदार को कोई परेशानी ना हो आगे चलकर। और उसमें क्या क्या किया जाता है, तो सभी साझेदारों के दायित्व, कितना रेशियो उन्हें देना है, अवकाश ग्रहण करते समय कितना रेशियो होना चाहिए, तथा मृत्यु के दशा में उनका वेतन कितना देना है, तथा कमीशन की राशि कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी संलेख में किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको समझते हैं। साझेदारी संलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। मतलब साझेदारी संलेख जो है वह अगर सभी साझेदार सहमत है तो साझेदारी संलेख की जो शर्त है उसको बदला जा सकता है। साझेदारी संलेख उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए। साझेदारी जो संलेख है पार्टनरशिप डीड वो उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए। फर्म का रजिस्टर के साथ पंजीकृत कराया जाना चाहिए। फर्म का जो रजिस्टर है उसके साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है।
अब चलिए साझेदारी संलेख की विषय वस्तु को जानते हैं कि साझेदारी संलेख कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर लेते हैं साझेदारी संलेख के बारे में। ठीक है, सबसे पहले साझेदारी संलेख में फर्म का नाम एवं पता तथा उसका मुख्य व्यवसाय। सबसे पहले साझेदारी संलेख में लिखा जाता है फर्म का नाम एवं उसका पता तथा उसका मुख्य व्यवसाय, कि फर्म का क्या नाम है तथा उसका पता, वह किस जगह पर स्थित है, और उसका मुख्य व्यवसाय यानी वह किस व्यवसाय से संबंध रखता है, मतलब कौन सा व्यवसाय उसके तहत हो रहा है। ठीक है, सेकंड है सभी साझेदारों का नाम एवं पता। सभी साझेदारों का नाम लिखना जरूरी होता है और उनके पते, कि साझेदार का क्या नाम है तथा उनका पता क्या है। ठीक है, थर्ड है कि प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि, मतलब कौन सा साझेदार, कौन सा पार्टनर कितनी पूंजी उस व्यवसाय में लगाया है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। साझेदारों की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर। साझेदार कितना पूंजी दिया है, इतना ऊपर समझ लें। ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर, कि मतलब कभी भी ऋण या आहरण हो तो उस पर ब्याज की दर कितनी ली जाएगी। ठीक है, लाभों का निपटारा, विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात। विशेष रूप से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के विभाजन का अनुपात, मतलब किस पार्टनर के साथ कितना प्रॉफिट का विभाजन किया जाना है। ठीक है, रेशियो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाता है। प्रत्येक साझेदार को स्वीकार्य आहरण की राशि तथा ऐसे आहरण का समय अंतराल। ठीक है, अगला है साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन और कमीशन के संबंध में शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया जाता है, तो साझेदार को जो भी वेतन दिए जाएंगे और कमीशन दिए जाएंगे उसके संबंध में जो भी शर्तें हैं उसको लिखी जाती है। नेक्स्ट है साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, मतलब किस साझेदार का कितना अधिकार है और कौन कितना किसको कर्तव्य है और कितना अधिकार है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है यहाँ पर। फिर अगले में क्या किया जाता है, अगला में साझेदारी के प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम। ठीक है, तो साझेदार के प्रवेश, जब भी मान लीजिए कोई न्यू पार्टनर्स ऐड होते हैं या कोई पार्टनर्स अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु की दशा में अनुपालित किए जाने वाले नियम को लिखे जाते हैं। देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, वह विधि जिसमें कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है तथा उसके दायित्व को चुकाने की विधि। ठीक है, तो अगले में क्या किया जाता है, तो जो भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसका दायित्व को चुकाने की विधि के बारे में स्पष्ट वहाँ पर जानकारी लिखी जाती है। ठीक है, साझेदार प्रारंभ करने की तिथि एवं फर्म की लेखांकन की अवधि। साझेदारी प्रारंभ यानी कोई भी व्यवसाय जो साझेदारी में आरंभ की जाती है उसके फर्म के लेखांकन की अवधि, मतलब कितने साल तक की अवधि है उसके बारे में वहाँ पर स्पष्ट जानकारी दी जाती है। अगला में लिखा जाता है कि साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि एवं लेखांकन फर्म की अवधि। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, ठीक है, यह हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, साझेदारी के दिवालियापन से उत्पन्न होने वाली हानियों का उपचार। साझेदारी अगर कोई दिवालियापन से उत्पन्न होने वाली हानियाँ होती है साझेदारी का, तो उसके क्या उपचार हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी जाती है। मतलब कोई भी व्यवसाय अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग तो उसके बारे में वहाँ पर जानकारी देना वहाँ पर स्पष्ट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे पॉइंट दिए हैं कि उसके बाद क्या करना है, तो साझेदारों के बीच विवादों के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली विधि को करना है तथा खातों की रचना तथा उनका अंकेक्षण करना है। फिर अगला है कि किसी नई साझेदार का फर्म में प्रवेश या किसी वर्तमान साझेदार द्वारा फर्म को छोड़ने या उसकी मृत्यु की स्थिति में ख्याति का मूल्य निर्धारण और उसके संबंध में कार्यवाही। अगला है फर्म के विघटन की प्रक्रिया और विघटन के बाद खाते का निपटारा। क्योंकि यहाँ पर कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप इन सारी पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड न बनाया जाए तो क्या होगा। हमने यहाँ पर समझ लिया कि पार्टनरशिप डीड हम लोग बनाते हैं तो ये सारी जानकारी हमें स्पष्ट करनी पड़ती है वहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड न बनाया जाए तो 1932 की जो व्यवस्था है वह क्या है। ठीक है, तो चलिए, यदि साझेदारी संलेख में कोई उल्लेख न हो तो क्या नियम लागू होंगे। साझेदार का वेतन एवं कमीशन, किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब भी साझेदार को कोई भी अगर पार्टनरशिप डीड न बनाया जाता है तो किस साझेदार को कितना और वेतन यहाँ पर होगा, तो किसी भी साझेदार को
फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाए। ठीक है, लाभ विभाजन का अनुपात सभी पार्टनर्स में सेम रहेंगे, यानी समान इक्वल रेशियो द्वारा रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड न बनाया गया हो, यानी स्पष्ट न किया गया हो कि इस पार्टनर्स को इतना रेशियो में प्रॉफिट देना है, तो क्या करना है, तो सबका लाभ विभाजन जो अनुपात होगा वह इक्वल होगा। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, परंतु यदि साझेदार संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो तो ब्याज लाभ में से ही दिया जाएगा। हानि की दशा में पूंजी पर कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। चलिए चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। हानि की दशा में भी ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। मतलब पार्टनरशिप डीड में होता है कि वहाँ पर खुद से वहाँ पर ऐड किया जाता है कि हाँ, किसी भी साझेदार को अगर ऋण पर है तो उस पर कितना % का ब्याज दर दिया जाएगा, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड न बनाया जाए तो क्या होगा, 6% वार्षिक दर से ब्याज वहाँ पर फिक्स हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर आहरण पर ब्याज, सभी सब साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। मतलब कोई भी साझेदार अगर वह आहरण करता है तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट हमारा VBA क्वेश्चन है, यह हमेशा 5 मार्क्स में यानी 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, यह कई बार भी आ चुका है कि अस्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर बताइए। स्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या है, इसके बारे में अंतर यहाँ पर स्पष्ट जानकारी दी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाता में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले क्या करना है, तो हमें खाने यहाँ पर बना लेने हैं इस क्रम संख्या का, फिर अंतर का, आधार का, तथा अस्थायी या स्थिर खाता का, फिर अस्थायी या स्थिर पूंजी खाता का, फिर परिवर्तनशील पूंजी खाता का हमें खाने बना लेने। ठीक है, क्रम संख्या में 1 डालकर अंतर का आधार, देखिए कई सारे लोग पूछते हैं कि अंतर का आधार यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। यस, यह लिखना जरूरी होता है अंतर का आधार, ताकि यहाँ पर स्पष्ट हो अंतर कि यह किस आधार पर जो अंतर है वह बनाया गया है। ठीक है, तो अंतर का आधार एग्जाम में डालना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि स्थायी या स्थिर पूंजी खाता डालकर और हम लोग उसके बारे में जानकारी दे दें, तो ऐसा नहीं करना है, अंतर का आधार डालना अवश्य है। ठीक है, तो खाता की संख्या फर्स्ट में हो गया। इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते, पूंजी खाता और चालू खाता रखा जाता है। तो स्थायी या स्थिर पूंजी में क्या किया जाता है, प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते, कौन कौन खाता, तो पूंजी खाता और चालू खाता रखा जाए, यानी बनाया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी में क्या किया जाता है कि प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक ही खाता, पूंजी खाता बनाया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर है कि पूंजी में परिवर्तन, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूंजी खाता एक समान रहता है। किसमें, तो अस्थायी या स्थिर पूंजी में क्या होता है, तो कुछ विशेष परिस्थिति जो होती है उसको छोड़कर पूंजी खाता एक समान ही रहता है। और परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी खाते का शेष वर्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर यह क्वेश्चंस कभी कभी होता है कि 2 मार्क्स में देता है तो क्या करना है, हमें 2-3 पॉइंट डालकर छोड़ देने हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आता है तो हमें कम से कम इसमें 4 या 5 पॉइंट डालना पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है समायोजन। तो देखते हैं स्थिर या इस अस्थायी या स्थिर पूंजी में कि आहरण या आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन चालू खाते में दिखाए जाते हैं, न कि पूंजी खाते में। ठीक है, और परिवर्तनशील पूंजी में आहरण या आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, स्थिर या स्थायी पूंजी में कि चालू खाते में दिखाए जाते हैं आहरण या आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि, किस में, तो चालू खाते में दिखाए जाते हैं, और परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर पॉइंट है खाते की शेष की प्रकृति। तो स्थिर या स्थायी पूंजी में है कि पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है तथा चालू खाता डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकता है। और परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी खाते का शेष क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, चालू खाता नहीं बनाया जाता। तो परिवर्तनशील पूंजी में क्या किया जाता है, चालू खाता नहीं बनाया जाता है, अतः इसके शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब चालू खाता नहीं बनाया जाता है तो क्या होगा, इसके साथ कोई प्रश्न नहीं उठेगा। ठीक है, तो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है स्थायी पूंजी तथा चालू खाता में अंतर बताइए। हमने स्थायी पूंजी के बारे में ऊपर यहाँ पर अंतर में स्पष्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के बारे में
अंतर वहाँ पर हमने जान लिया है। अब क्या करना है, अब हमें अंतर स्पष्ट करना है। स्थायी पूंजी तथा चालू खाता में अंतर जानना है। तो लिख रहा है मैं स्थायी पूंजी तथा चालू खाता में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, ऊपर की तरह जैसे हमने बताया आपको, ऊपर की तरह यहाँ पर खाने बनाने हैं। फर्स्ट नंबर क्रम संख्या का, फिर सेकंड अंतर का आधार का, थर्ड नंबर पे बना लेना स्थायी पूंजी खाता, और फोर्थ नंबर पे चालू खाता का खाना हमें बना लेना है। फिर देखिए क्या करना है, इतना बना लिया, फिर हमने बना लिया। फर्स्ट नंबर डालना है खाता की प्रकृति, यानी कौन सा खाता किस प्रकृति का है इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्थायी पूंजी, साझेदार की पूंजी सामान्यतः व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि में अपरिवर्तित रहती है। स्थायी पूंजी में क्या होता है, तो सभी साझेदार की जो पूंजी है वह सामान्यतः व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि से अपरिवर्तित रहती है। और चालू खाता में साझेदारों के चालू खाते का शेष समय समय पर बदलता रहता है। मतलब चालू खाता जो करंट अकाउंट है वह साझेदारों के करंट अकाउंट का शेष समय जो होता है समय समय पर हमेशा बदलता रहता है। चलिए पूंजी जानते हैं। पूंजी, यह खाता साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी को प्रदर्शित करता है, और चालू खाता है जो पूंजी अंशदान को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर को बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है सामान्य समायोजन। यह खाता पूंजी पर ब्याज आहरणों पर साझेदार के वेतन, कमीशन आदि से संबंधित समायोजनों को नहीं दिखाता है। तो यह जो खाता है वह पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज तथा साझेदारों को वेतन, कमीशन आदि से संबंधित समायोजनों को नहीं दिखाता है। और करेंट अकाउंट में यह खाता साझेदारों से संबंधित सभी समायोजनों को प्रदर्शित करता है। कौन सा खाता, तो करेंट अकाउंट। 4 नंबर है खाते का शेष। स्थायी पूंजी खाता सदैव ही जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस प्रदर्शित करता है। यह कभी भी ऋण शेष प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब अस्थायी पूंजी जो खाता है वह सदैव हमेशा क्रेडिट बैलेंस प्रदर्शित करता है, यह कभी भी ऋणात्मक शेष प्रदर्शित नहीं करता है। और जो करेंट अकाउंट है चालू शेष खाता, वह शेष जमा शेष यानी नाम शेष हो सकता है। इस प्रकार इस ऋणात्मक शेष प्रदर्शित करता है। स्थायी पूंजी ऋणात्मक शेष प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन करेंट अकाउंट ऋणात्मक शेष प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है या लाभ हानि समायोजन खाता क्या है। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाभ हानि विनियोजन खाता तथा लाभ हानि समायोजन खाता क्या है। ठीक है, लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि का खाता का विस्तार मात्र है। यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। तो लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है, तो यह साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है, इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज साझेदारों के वेतन, कमीशन तथा संचय में हस्तांतरण से डेबिट किया जाता है। इन समायोजनों के पश्चात शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारों में तय अनुपात में विभाजन किया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में शुद्ध लाभ का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो यह एप्रिसिएशन अकाउंट है, लाभ हानि खाता, वह क्या है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी लिया है। स्पष्ट यहाँ पर होता है कि सभी साझेदारों के बीच यह लाभ का जो बंटवारा है उसी को यह प्रदर्शित करता है कि मतलब किस साझेदार के बीच कितना बंटवारा हुआ है, मतलब कितना रेशियो में किसको मिला है, उसके बारे में यह जानकारी देता है लाभ हानि विनियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर बताइए। ठीक है, लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर स्पष्ट करना है। तो लाभ हानि नियोजन खाता तथा लाभ हानि खाता में निम्नलिखित अंतर है। हमें क्या करना है, तो उसी तरह ऊपर के जैसे खाने बना लेना है, क्रम संख्या का, अंतर का, आधार का तथा लाभ हानि खाता का और लाभ हानि नियोजन खाता का। ठीक है, फर्स्ट में हमें ऐड करना है उद्देश्य, यानी किसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, लाभ हानि खाता यह वर्ष के दौरान अर्जित लाभ हानि के निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया जाता है, तो यह वर्ष के दौरान यानी करेंट में क्या किया जाता है, तो अर्जित लाभ हानि के निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है। मतलब जो लाभ प्राप्त हो उसके लिए यह तैयार किया जाता है लाभ हानि के लिए। ठीक है,
लाभ हानि नियोजन खाता तो यह अवधि विशेष के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है? शुद्ध लाभ को बांटने के लिए, और यह लाभ हानि दोनों के निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है, और यह शुद्ध लाभ को बांटने के लिए तैयार किया जाता है। सेकंड है तैयार, इसे व्यापार खाता तैयार करना के पश्चात तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाता को क्या, तो व्यापार खाता तैयार करने के पश्चात इसे तैयार किया जाता है, और लाभ हानि नियोजन खाता को इसे लाभ हानि खाता के बाद में तैयार किया जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बन जाता है तब लाभ हानि नियोजन खाता को बनाया जाता है। थर्ड नंबर है मद। लाभ हानि खाता में आय एवं व्यय की मदों को दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, तो आय एवं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के मदों को दिखाया जाता है, मतलब आय और व्यय के मद को, ठीक है, जिसमें इनकम हो, एक्सपेंस हो, मतलब खर्चा हो, आय हो, इनकम हो, ठीक है, उसकी मदों को दिखाया जाता है। और लाभ हानि नियोजन खाते में क्या किया जाता है, इसमें नियोजन संबंधी मद जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन, आहरणों पर ब्याज आदि को दिखाया जाता है, ठीक है। चौथा है मिलन सिद्धांत। लाभ हानि खाता के निर्माण में मिलन सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। इसे तैयार करते समय मिलन सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि नियोजन खाता को तैयार करते समय मिलन सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाता के निर्माण में मिलन सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, ठीक है। 5 नंबर उपयोग को जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है। तो लाभ हानि खाता हो तो इसे सभी व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, और लाभ हानि नियोजन खाता को इसे सिर्फ साझेदारों फर्मों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। देखिए लाभ हानि जो नियोजन खाता है इसे क्या किया जाता है, सभी व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता को इसे सिर्फ साझेदारी फर्मों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाभों का प्रभार तथा लाभों के बंटवारे के विनियोजन में अंतर बताएं। लाभों का प्रभार तथा लाभों के बंटवारे के विनियोजन में अंतर बताएं। देखिए इस चैप्टर में बहुत अंतर यहाँ पर इस चैप्टर से बहुत ही हो जाते हैं, लेकिन यह जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको स्पष्ट किए हैं वह एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर देखकर स्पष्ट किया गया है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप इसको लाइन से देखिए। अगर आप भगाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लगातार देखते रहें। लाभों का प्रभार तथा लाभों के बंटवारे के विनियोजन में निम्नलिखित अंतर है। अंतर का आधार बना लेना है, फिर लाभों का प्रभार, फिर लाभों का बंटवारा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर प्रकृति, मतलब किसका क्या प्रकृति है। तो लाभों का प्रभार में आता है कि यह उन व्ययों को सूचित करता है जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते समय लाभों से घटाए जाएंगे। तो लाभों का प्रभार क्या करता है, यह उन व्ययों को सूचित करता है जो लाभ हानि ज्ञात करते समय लाभों से घटाए जाएंगे। और लाभों का बंटवारा क्या करता है, तो यह विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को सूचित करता है, ठीक है। सेकंड है अभिलेखन, इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। लाभों का प्रभार को क्या कहते हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और लाभों का बंटवारा इसको क्या कहते हैं, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है। थर्ड है आवश्यक है या नहीं। तो लाभों का प्रभार को हानि होने की दशा में भी लाभों में से चार्ज किया जाता है। समायोजन या एप्रोप्रिएशन तभी किए जाते हैं जब लाभ हो, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। 4 नंबर है उदाहरण, साझेदार के ऋण पर ब्याज तथा साझेदार को दिया गया किराया, इसमें आ जाता है। और लाभों का बंटवारा में आ जाता है पूंजी तथा आहरणों पर ब्याज, साझेदारों को वेतन तथा कमीशन आदि, ये सारे किस में आते हैं, तो ये आ जाता है लाभों का बंटवारा में। यहाँ पर हमने देख लिया 4 पॉइंट को, ठीक है। तो अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी विधि क्या है। स्थिर पूंजी विधि क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर पूंजी विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए। तो स्थिर पूंजी तभी तक स्थिर रहती है जब तक साझेदार जो है वह और पूंजी व्यवसाय में अतिरिक्त न लगाए, ठीक है, तभी तक पूंजी स्थिर रहती है। अथवा पूंजी के एक भाग की निकासी न की जाए, या किसी एक भाग की पूंजी की निकासी
न की जाए। इस पद्धति में पूंजी खाते से संबंधित समायोजन चालू खाते में दिखाए जाते हैं। स्थिर पूंजी की जो भी पूंजी खाते से संबंधित समायोजन होते हैं उसे करेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो स्थिर पूंजी जो क्वेश्चन यह 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है साझेदारों की पूंजी के अनुरक्षण की अस्थिर पूंजी विधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अस्थिर पूंजी के अंतर्गत केवल एक खाता अर्थात पूंजी खाता ही प्रत्येक साझेदार के लिए बनाया जाता है। इसमें सभी समायोजन किए जाते हैं, जैसे लाभ एवं हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन आदि पूंजी खाते में अभिलेखित किए जाते हैं। फलतः पूंजी खाते का शेष बदलता रहता है, इसलिए इसे अस्थिर पूंजी कहते हैं, ठीक है। देखिए अस्थिर पूंजी के अंतर्गत केवल एक खाता अर्थात पूंजी खाता ही प्रत्येक साझेदार के लिए बनाया जाता है। इसमें सभी समायोजन किए जाते हैं, जो भी समायोजन है वह इसी में किए जाते हैं। लाभ हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज तथा साझेदार का वेतन, कमीशन आदि पूंजी के अभिलिखित किए जाते हैं। फलतः पूंजी खाते का शेष बदलता रहता है, इसलिए इसे अस्थिर पूंजी कहते हैं। यह आपको याद करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभ विभाजन अनुपात की परिभाषा दे। लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसके आधार पर साझेदार व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटते हैं। तो लाभ विभाजन अनुपात क्या है? तो लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है, मतलब वह रेशियो है जिसके आधार पर साझेदार व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटते हैं। मतलब लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ही जो पार्टनर्स हैं वह व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटते हैं, ठीक है। स्पष्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करने का क्या उद्देश्य है? यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट जो है उसको तैयार करने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो फर्म के लाभ हानि विनियोजन खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य विभाजन योग्य लाभ हानि ज्ञात करना एवं इसे साझेदारों में विभाजित करना है। तो फर्म के लाभ हानि विनियोजन खाता बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो विभाजन योग्य लाभ हानि ज्ञात करना एवं इसे साझेदारों में विभाजित करना है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह 2 मार्क्स में कई बार भी कर बार शॉर्ट क्वेश्चन है, यह हमेशा आता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म के लाभ हानि विनियोजन खाता के नाम यानी डेबिट पक्ष में दर्शाई जाने वाली किन्हीं 2 मदों को बताइए, ठीक है। तो देखिए 2 मदों को देखते हैं। फर्म के लाभ हानि विनियोजन खाता में डेबिट पक्ष में दिखाई जाने वाली 2 मद, पहला है पूंजी पर ब्याज और सेकंड है साझेदारों का वेतन या कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के लाभ हानि विनियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में दर्शाई जाने वाली 2 मद देखते हैं। यहाँ पर डेबिट पक्ष में कौन कौन है? तो पूंजी पर ब्याज और साझेदारी का वेतन। और क्रेडिट पक्ष में हम देखते हैं, क्रेडिट पक्ष में है आहरणों पर ब्याज तथा शुद्ध लाभ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला यह 14 नंबर क्वेश्चन है आहरण पर ब्याज की गणना क्यों की जाती है? यानी आहरण पर जब भी ब्याज की गणना की जाती है 3 माह पर 6 माह पर की जाती है, यह आखिर क्यों की जाती है, ठीक है। तो जब साझेदार गैर अनुपातिक रूप से आहरण करते हैं तो इसके कारण साझेदार अलग अलग लाभ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? तो जब भी साझेदार गैर अनुपातिक रूप से आहरण करते हैं, मतलब गैर अनुपातिक रूप से निकासी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो इसके कारण साझेदार को अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। गैर अनुपातिक लाभ को दूर करने के लिए आहरणों पर ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है। यह भी 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछे थे। तो आज का जो हमारा 2 नंबर चैप्टर था अकाउंट्स का, उसका पूरा थ्योरी क्वेश्चंस के साथ हमने यहाँ पर आंसर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इस हमने फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर विथ पूरा उसका क्वेश्चंस भी हमने स्पष्ट कराया है। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड पर जाकर वहां से आप स्पष्ट जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ पर अपने इस चैनल पर कॉमर्स के बारे में ऑल चैप्टर्स जो हैं उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं। तो आप इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो भी हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको इसका लाभ सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो हम लोग